सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड की भर्ती को लेकर आज का एक छोटा सा सेशन। हम भारत में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है कि भाई भर्ती आ रही है और आपको अब कम से कम तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सरकार भी बीच बीच में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और हम लोगों को एक जरिया मिलता है आप लोगों से बात करने का। तो आज का सेशन केवल एकमात्र जरिया है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे थे या उलझे हुए थे या इस गर्मी में लू की मार से दुबके दुबके कहीं ना कहीं सिसक रहे थे। उन बच्चों को एक हिम्मत देने का कि आपको करना है, वैकेंसी जल्दी आ रही है। ग्रेड थर्ड की 10,000 भर्ती की जो बजट में घोषणा थी उसको लेकर अभी एक मॉनिटरिंग मीटिंग हुई थी और उसमें एक तय किया गया कि 31 मई से पहले ये जो इंफॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं इस पे काफी वीडियो बन गए होंगे मेरे अनुसार। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 10,000 पद हेतु 31/5/2025 तक एक विज्ञप्ति निकालने की इसके अंतर्गत बातचीत की गई ही है। मतलब 31 मई से पहले संभावित रूप से विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति की इंफॉर्मेशन आना भी एक प्रकार से एक स्ट्रेस क्रिएट करता है और जो बच्चा एकदम निष्क्रिय सा हो जाता है वापस से एक्टिव होता है कि सर ग्रेड थर्ड की मुझे करनी है। अब बात आती है कि सर बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए हैं, मैं 4 से 5 बिंदुओं पे मुख्य रूप से बात करूंगा जो बड़ी सार्थक होंगी आप लोगों के लिए। कि सर ये 10,000 पदों की भर्ती है, क्या ये 10,000 पद ही रहेंगे या पद बढ़ेंगे? क्योंकि 10,000 पद तो बहुत कम है, क्योंकि अभी तक हमने भर्तियां देखी हैं 50,000 की, 40,000 की, 30,000 की। ये पहली बार है राजस्थान में कि ग्रेड थर्ड की भर्ती वो मात्र 10,000 पदों पे आ रही है। 10,000 पदों पे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके साथ आप ये देखना कि ये जो संस्कृत विभाग की पहले जो 1 साल से चर्चित चल रहा था, उस नियम संशोधन के बाद ये संस्कृत विभाग के भी लगभग 2528 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 231 पद, ठीक है ना। तो लगभग ये आप ये मान के चलिए कि ये 12,500 के आसपास भर्ती होगी टोटल। संस्कृत विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों को मिला के ये भर्ती आएगी। तो इतनी कम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन चूंकि हमने पहले भर्तियां देखी इसलिए हमें लगता है कि सर बहुत कम वैकेंसियां हैं। तो कम वाला भाव रखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि सर वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कहेंगे ये तो इतनी है, इसमें तो क्या ही होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो ये चीजें दिमाग में रखकर तुम तैयारी करोगे तो तुम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। तुम्हें एक ही विचार रखना है कि मेरे पास और ऑप्शन नहीं है और मुझे ग्रेड थर्ड करनी है। तो 5,000 पद हों चाहे 200 पद हों चाहे 10,000 पद हों, मुझे तो इन्हीं में स्ट्रगल करना है और अपना बेहतरीन देना है। सिलेक्शन का दिमाग में मत लाना और ना ही कभी घोषणा करना कि सर मेरा हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जब इंसान अपना बेहतरीन देता है तो परिणाम अपने आप सामने आ जाता है। तो ये जो 12,500 पद हैं इनमें आप अपना बेहतरीन देने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो सब बढ़िया हो जाएगा। तनाव लेंगे तो कोई समाधान नहीं है इन चीजों को लेकर। फिर मेरे पास सवाल आया कि सर ग्रेड थर्ड मान लीजिए अगले साल है, तो क्या उससे पहले कोई भर्तियां बीच में आ रही हैं वो हमें करनी चाहिए क्या? जिनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और हर हाल में नौकरी लगनी है, तो बीच में आप ऐसे चांस ले सकते हैं कि जैसे ग्रेड फोर्थ है, तो ग्रेड फोर्थ है आप आराम से ले सकते हैं ग्रेड फोर्थ को लेकर कि ठीक है सितंबर में एग्जाम होना है और राजस्थान जी के इसके माध्यम से तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि ग्रेड थर्ड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं इसको अच्छे से दे लेता हूँ। और जिसको लगता है कि नहीं सर फोर्थ ग्रेड करनी नहीं है, मैंने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने ये तय कर लिया कि हमें बीएड नहीं करनी है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और वो बने। तो वो आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपके मन में ये है कि सर मैं बन सकता हूं, मुझे ग्रेड थर्ड के अलावा देखना ही नहीं है, तो फिर ना इधर देखिए ना उधर देखिए, किधर भी मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि मुझे ग्रेड थर्ड को बहुत अच्छे से करना है, बाकी विचार दिमाग में लाना नहीं है। और दूसरा, ये ऑप्शन बुरा नहीं होता है जब कोई जुड़ी हुई भर्ती जिसमें मान लीजिए आप सितंबर तक फ्री हो जाते हैं। अब जैसे ग्रेड सेकंड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेड सेकंड ही करना है, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट ही करना है। क्योंकि ग्रेड थर्ड की जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आपको इतना समय मिल जाता है। और विशेष रूप से जो शिक्षक भर्ती होती हैं उनका सिलेबस लगभग एक दूसरे से रिलीवेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो मदद, वो पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो आपके काम आता है। तो आप ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हैं कम से कम, तो फिर आपको और चीजों से और ऑप्शन से अपने आप को हटा लेना
चाहिए और पूरे समर्पण भाव से ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी चाहिए। तो ये 4 श्रेणी वाला आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप कर लेंगे। दूसरा सर कि क्या अध्यापक भर्ती 2026 का सिलेबस सेम रहेगा? निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस में कोई बड़ा चेंज आएगा नहीं, और कोई छोटा-मोटा सिलेबस में कोई चेंज हो जाता है किसी वजह से, तो आप उसको लेकर इतना अभी से दिमाग में हावी मत कीजिए। वही सब्जेक्ट आपके आने हैं, टीचिंग मेथड आपके आने हैं, राजस्थान जीके पूरा का पूरा आना है, साइकोलॉजी वो आनी है, परिदृश्य के वही टॉपिक आपके आने हैं, तो कोई ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर आपको कहीं मन में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सेम सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद क्या सर पोस्टें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? देखो, 2 चीज़ें हैं। 10,000 पद आपके सामने फिलहाल हैं और अच्छे पद हैं मेरे अकॉर्डिंग, इतने खराब नहीं है। यदि मन में नकारात्मकता रखोगे तो आपके लिए बहुत कम है, और अन्यथा इतने खराब पद भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि ग्रेड थर्ड से सेकंड ग्रेड में अभी इन छुट्टियों में, समर वेकेशन में डीपीसी होनी है, जो कई सालों से नहीं हुई, और लगभग आप मान के चलिए बहुत बड़ी डीपीसी होनी है। तो बहुत सारे पद खाली होंगे, तो सरकार, चूंकि इस भर्ती में बहुत लंबा टाइम है, तो हो सकता है, चूंकि आज के लिए प्रोसेस की जा रही है और 100% पदवर्दी तक का भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन है, तो हो सकता है कि ये जो पद हैं 10,000, ये 15,000 हो जाएं, 20,000 हो जाएं। अपन ये मान के चल सकते हैं उम्मीद के साथ कि बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 100% बढ़ जाएंगे। आपके सामने तो ये 12,000, जितने भी 12-13,000 जितने भी पद हैं, इनको लेकर आपको टारगेट करना चाहिए कि सर मेरे पास इतने हैं। सर इसमें विशेष शिक्षक के कितने पद आएंगे? देखिए, ये तो विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा विशेष शिक्षक के, लेकिन एनईपी 2020 ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार में नई भर्ती जब भी होती है तो विशेष शिक्षा के पद भी निकाले जाएं। तो मुझे लगता है कि कम भले ही आए, लेकिन आने जरूर चाहिए पद को लेकर। तो ये विशेष शिक्षा वाले बच्चों का जवाब हो गया। सर टीचिंग मेथड और रीति विज्ञान, मतलब जिसको टीचिंग मेथड आप बोलते हैं, उसके लिए सर क्या करें? ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। वैसे मैंने कंटेंट पे इससे पहले वीडियो बनाया है, क्योंकि उस समय वो वीडियो बनाया था उस समय कोई किताबें मार्केट में नहीं थी। यद्यपि अभी किताबें मार्केट में आई हैं, लेकिन टीचिंग मेथड की मैंने इस वीडियो के बनाने से पहले भी और वैसे भी 2-4 किताबें मैंने देखी, तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मैटर वाली किताब मुझे मिली नहीं मार्केट में। फिर भी आपको मैं ये कहूँगा कि टीचिंग मेथड के लिए जो आप रिट के लिए जो आपने पार्ट पढ़ा है, एक बार तो वो पढ़ लीजिए। और विशेष रूप से इसमें जो प्रश्न आते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड है, सिलेक्टेड मैटर है। अनावश्यक कंटेंट इसमें पढ़ना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, तो इसको लेकर आप इस सवाल को बड़ा हावी मत बनाइए। जो भी मार्केट में आपको किताब मिलती है, कोई भी मंगल की, जिनकी भी आती है, यद्यपि वो इनफ नहीं होंगी, फिर भी कोशिश करें कि पीवाईक्यू बेस्ड से किताब। हम भी यद्यपि इसमें प्रयास कर रहे हैं कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट के सभी विषयों के लिए एक टीचिंग मेथड के पीवाईक्यू आज तक टॉपिक वाइज जितने भी आ गए वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन वो एक अच्छी किताब आएगी, कोशिश करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि बच्चे का पूरा कंटेंट जो है वो तैयार हो जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। रही शैक्षिक परिदृश्य की बात, तो शैक्षिक परिदृश्य पे मेरे अनुसार खैर मुझे बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अभी अवनी की किताब आई है, मेरे कोडिंग मार्केट में आप कोई भी किताब से कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। और ये लेटेस्ट कंटेंट है, सबसे बड़ी बात है। जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आपके रेट में प्रश्न आ गया ध्रुव श्री वाला योजना, वो सब हमने डाला है। विद्याश्री वाला, पिछली बार उल्लास योजना में प्रश्न आया, मैंने देखा मार्केट में जो गाइडेंस शैक्षिक प्रदर्शकारी थी उनमें उल्लास का जिक्र ही नहीं था। तो हमने हर चीज को, एफएलएन नया चर्चित है तो एफएलएन को पूरा डाला है। आरटी 2009 के जितने भी संशोधन हो गए, 12, 17, 19, 24, इन सबको डिफरेंटली डाला है, मतलब पूरा कंप्लीटली। और इस किताब को तैयार करने में शिक्षा विभाग के ही मेरे एक बहुत अच्छे को राइटर एमआर बहादुर सर ने बड़ा योगदान दिया है। तो इस कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है परिदृश्य को लेकर तो आपको कम से कम इस किताब के अलावा और किताब देखने की जरूरत नहीं है। ये परिदृश्य वाली किताब आप ले लीजिएगा, हर टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस डाले हैं और लास्ट में पीवाईक्यू डाले हैं। कंप्लीट पैटर्न को फॉलो किया गया कि लास्ट ईयर में जहां से प्रश्न पूछे गए वो सब बिंदु पूछे जाएं। जैसे आरटी 2009 में से शुरुआती बिंदु से बहुत प्रश्न पूछे गए, तो आरटी 2009 का जो बेस है ना, वो मैंने ऐसा बनाया है कि इसमें पूरा बेस, चाहे कैसा भी बेसिक प्रश्न आ जाए उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो कोशिश ये की गई परिदृश्य की आप पढ़ लें, ऐसा ही प्रयास टीचिंग मेथड को लेकर रहेगा। फिर पूछा आपने सर कि कौन सा पार्ट ऐसा जिसको हम बहुत गहराई से पढ़े। देखो, गहराई वाले पार्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, आप ये चीज दिमाग में भी रखें, ये सवाल किसी और से करना भी नहीं चाहिए, धीर सिंह सर से भी नहीं करना चाहिए। आप सिलेबस निकाल लिया आपने,
लास्ट ईयर के पेपर जरूर देखो और ये देखो कि कौन से पार्ट में सबसे अच्छे प्रश्न आए। जैसे परिदृश्य में बहुत अच्छे प्रश्न आए, साइकोलॉजी में बहुत अच्छे प्रश्न आए, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी पे अच्छे प्रश्न पूछे गए, कला संस्कृति पे अच्छे प्रश्न पूछे गए। तो ये वो पार्ट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। जहां तक सब्जेक्ट आपका होता है, जैसे लेवल सेकंड में सब्जेक्ट होता है, तो हमेशा वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स बेस होता है। तो आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स को तो अपना बेस बनाइए ही, प्लस कोई एक अच्छी गाइड यदि मार्केट में होती है, और गाइड हमेशा याद रखें कि पहले अपना कंटेंट तैयार कीजिए, उसके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें फिर दो तीन चीजें मिश्रित कीजिए कि ये क्या मैटर इनफ है क्या। पहले अपना मैटर अच्छे से संजो लें कि यार ये इस पार्ट के लिए मुझे ये मैटर पढ़ना है, इसके अलावा देखना ही नहीं है। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना कि 2 महीने बाद सर मैटर चेंज कर दूंगा, 4 महीने बाद मैटर चेंज कर दूंगा, नहीं। एक बार पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस का प्रिंट आउट आपने अपने रूम में लगाया, उस सिलेबस के प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट कंटेंट एकत्रित करो और उसके ही अपने नोट्स बनाओ, उसमें कुछ चीजें ऐड कर लो। एक कोई भी गाइड के रूप में आप रख सकते हो और उसके पीवाईक्यू एक फाइल बना लो। कोशिश करो कि आज ही मार्केट में जाके एक दो फाइल लेके आओ आप, जिसमें आपका सिलेबस का प्रिंट आउट हो, जिसमें पीवाईक्यू का प्रिंट आउट हो, ठीक है, जैसे मैं हमेशा रखता हूं। और कोशिश करो कि अब हर टॉपिक वाइज आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाए, जिसको ही आपको रिवाइज करना है। फिर भटकना नहीं है कि सर आज उस टेलीग्राम पे पीडीएफ आ गई, आज उस टेलीग्राम पे पीडीएफ आ गई, उन सर ने कहा कि हर फ्री में ये कर लो, फ्री में ये ले लो। देखो इनसे कुछ नहीं होना है। पहला प्रयास एक अच्छे मैटर को संयोजित करना, पीवाईक्यू को एकत्रित करना और ये देखना कि किस पार्ट में से कैसे प्रश्न आते हैं, कौन सा गहराई वाला पार्ट है, किसको। जैसे पिछली बार कंप्यूटर पे प्रश्न बहुत अच्छे आए, तो कंप्यूटर प्रश्न कहां से आए, 9th क्लास 10th क्लास की जो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है वहां से पूछे गए जीटीज, अप्लाइड बेस्ड प्रश्न पूछे गए। तो आपको कंप्यूटर को पढ़ने का तरीका वही हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर की कौन सी गाइड लेके आए। आप पिछली बार कंप्यूटर गाइड सब फेल हो गई, क्योंकि प्रश्न जो आए ना वो क्या है, अप्लाइड बेस्ड। तो आपको देखना है कौन सा टॉपिक अप्लाइड बेस्ड होता है, कौन सा टॉपिक ऐसा होता है जो नॉर्मल होता है। तो ये थोड़ा सा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे और सिलेबस को सामने रखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये पार्ट बहुत गहराई वाला है और इस पार्ट को नॉर्मली पढ़ा जा सकता है। तो मैं जो ये बातें बोल रहा हूं ये केवल सुनिए मत, इनको फॉलो कीजिए, इनको व्यवहार में लेके आइए। फिर एक सवाल और आया बच्चों का कि सर अब कैसे पढ़ना चाहिए, इस टाइम को कैसे बिताएं। देखो जिनका ग्रेड थर्ड लक्ष्य है, मैंने कह दिया सिलेबस, नोट्स, एक गाइड, पीवाईक्यू। कोशिश कीजिए कि जुलाई तक एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लो। जुलाई के बाद आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जब सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया हो। उससे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। हम भी पीजीबी प्रोग्राम की जो थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो इसी प्रकार ऑनलाइन ऑफलाइन इसी प्रकार जारी करेंगे कि जुलाई के बाद हम जारी करेंगे, जिससे बच्चों को आइडिया लगेगा कि मैंने सिलेबस पढ़ लिया है। अब मुझे देखना है कि इस टॉपिक में से मेरे कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। यदि मेरा कंटेंट कमजोर है तो मुझे उस कंटेंट को अपडेट करना है, इस कंटेंट में चीजें लेके आनी। वो एक ओरिजिनल होगा, रियल आधारित होगा, क्योंकि हम खुद टेस्ट बनाते हैं, कोई कंटेंट राइटर से टेस्ट नहीं तैयार करवाते। तो वो कोशिश करें कि आप कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज या कोई भी अच्छे टीचर की टेस्ट सीरीज आप उसके बाद ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस एक या दो बार हो चुका हो, और उस आधार पे अपने कंटेंट में नए परिवर्तन करो, अपडेट करो, परिमार्जित करो, बेहतरीन बनाओ और सोशल मीडिया का कम से कम यूज करो। ये आप इस समय का सबसे बेहतरीन प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है कि सर क्या ये महिला आरक्षण इसी भर्ती से लागू होगा। निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट में महिला आरक्षण इसी भर्ती से ही लागू होगा, और इस बात को अपने दिमाग में बहुत ज्यादा हावी मत होने दें, वरना लड़के तो मर जाएंगे इस बात से कि सर होना तो कुछ है नहीं, ये लड़कियां लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी लगोगे और बहुत अच्छी जगह लगोगे। बस जो मैंने आपको बताया है उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, महिला आरक्षण से कहीं डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद जीके का बता दिया मैंने, साइकोलॉजी का बता दिया, शैक्षिक परिदृश्य का बता, टीचिंग मेथड को लेकर मैंने बता दिया है। बाकी जो रीट मेंस वाला वो ये टीचिंग मेथड एक ऐसा पार्ट होता है जिसका बहुत ज़्यादा कंटेंट एकत्रित नहीं करना होता है, बस टॉपिक की समझ होनी चाहिए और उस टॉपिक से रिलेवेंट यदि पीवाईक्यू होते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा किताबें एकत्रित नहीं करनी होती हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी मत पालो। जो भी कंटेंट आपके पास है उसी पे विश्वास कर लो और अच्छे से तैयार कर लो। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उस कोचिंग के नोट्स ये देख लो कि पीवाईक्यू बेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है। ऑनलाइन जब भी कोई कंटेंट ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आप मेरा ले रहे हो, हमारा जीके का ले रहे हो या साइकोलॉजी का ले रहे हो, परिदृश्य का ले रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये सही पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज है, कंटेंट वाइज है, एग्जाम पैटर्न है, टू द पॉइंट बात है, तो आप लीजिए।
वो आप खुद देख लीजिए कि, और जो ले चुके हैं उन बच्चों से पूछ सकते हैं। बट हर व्यक्ति से आप ये राय लेंगे कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं करें, तो उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बेस्ट यही है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, समय का सदुपयोग कीजिए। गर्मियां पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, रूम के अंदर बैठिए, ठीक है, छाछ राबड़ी पीजिए, आराम से पढ़िए, लेकिन कम से कम आप 6 से 7 घंटे आपको ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा सर टाइम बहुत है, अगली साल है, कुछ पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। कोशिश करें कि हर 2 महीने में एक बार सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए, रिवीजन करें, और अपनी कमजोरियों का साथ में पता लगाते हुए अपने अंदर निरंतर जो है वो सुधार करते जाएं। 100% आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरे अनुसार ये सुझाव है। और जो कंटेंट बेस होगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा सब्जेक्ट ग्रेड सेकंड लेवल में कौन कौन से पार्ट के लिए और क्या चीज़ें, वैसे मैंने बना रखा है, बट मुझे लगेगा मार्केट में कोई अच्छी बुक आई है, ये चीज़ आपको जरूर देख लेनी चाहिए। क्योंकि अपडेट वाले पार्ट की नई बुक लेनी चाहिए। जैसे मान लो परिदृश्य अपडेट आता है हमेशा, अब इसमें कोई और नई योजना आ जाएगी तो हम टेलीग्राम चैनल जो हमारा धीर सिंह धावाई ऑफिशियल है, DH5 अभी, उस पर मैं आपको PDF शेयर करवा दूंगा। कोई भी नई आ जाएगी तो इस किताब के अलावा कोई भी चीज आएगी तो वो आपको शेयर की जाएगी, आपको लेने के बाद कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही जैसे एक पार्ट आपका जीके में है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र वाला है, ठीक है, उसमें नवीनतम योजना वाला, फ्लैगशिप योजना वाला पार्ट है, तो वो जो जीके वाला सेकंड वाला पार्ट जो आपके डाल रखा है, उसकी अभी मार्केट से गाइड मत लेके आए, क्योंकि वो अपडेट वाला पार्ट है, वो नवीनतम योजनाओं पे आधारित होता है। तो उसमें आप क्या करें कि जो कंटेंट ऑलरेडी है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो तो आपने जैसे प्रमुख उद्योग वगैरह, जनगणना वाला, वो तो नॉर्मल आपने पढ़ लिया। बाकी जो योजना वाला पार्ट है उसकी गाइड ना लेके आके अभी इंतजार कीजिए, अभी फ्लेक्सिब योजनाओं में चेंज हो गया, तो थोड़ा सा मार्केट से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको अपने लेवल पे अपडेट करनी पड़ेंगी, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपके पास आएगा। मैं यही कहूंगा कि पदों को ना देखकर एक अच्छी तैयारी के ऊपर काम कीजिए, अच्छे टाइम टेबल के ऊपर काम कीजिए, और अपने ऊपर काम कीजिए। निश्चित रूप से भर्ती शायद आपका जीवन बदल दे, आपको दोबारा ग्रेड थर्ड नहीं देनी पड़े, इसी विचार के साथ आपको ये करनी चाहिए। ये मेरा कुछ बातें थी जो शायद आपके लिए उपयोगी साबित हों। कोशिश करें कि अभी से, आज से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।